गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी के जो पार्ट बी है हमारी बुक, उस बुक में से हम लेसन नंबर 9 कर रहे हैं, जिसका नेम है भारत के संदर्भ में जो सतत पफड़ियाँ और उनके नियोजन। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर जो है हम करने जा रहे हैं कि जो भारत के जो अति पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भी विकसित करना और जो अन्य जो क्षेत्र हैं उनके साथ समायोजन करना उनका। क्योंकि भारत के अंदर जो है हम देखते हैं कि यहाँ का जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, अपना फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो विकास है तो अलग अलग क्षेत्रों का जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो सभी को जो है इक्वल रखने के लिए जो ना यहाँ पर कुछ ऐसे राज्यों को जो चयनित किया गया है जिनके द्वारा जो है उनको विकसित करना है। इसके अंदर जो है अति शुष्क क्षेत्र और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको जो ना इनके अंदर जो है सम्मिलित किया गया है। आज जो हम केस स्टडी करेंगे वो हमारा पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, वो है भरमौर क्षेत्र स्वामित जनजातीय विकास कार्यक्रम। हम करेंगे एक भरमौर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो है हम अपना जो विकसित है, तो यहाँ पर जो है हम करने जा रहे हैं भरमौर क्षेत्र के बारे में। बच्चों, जो भरमौर जनजाति क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहाँ चंबा ज़िला है, उसके 2 तहसीलें हैं, एक भरमौर, दूसरा जो है होली। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। और बच्चों, इस क्षेत्र के अंदर गद्दी जनजाति जो है वो निवास करती है। बच्चों, ये जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जो है यहाँ की जो जनजाति है उनके लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर गद्दी जनजाति जो है वो रहती है, जिनका मुख्य व्यवसाय जो है वो है पशुपालन। और ये लोग जो है क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं और गदियाली भाषा ये बोलते हैं। इनकी भाषा जो है वो होती है गदियाली, और ये लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि इसका जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ बता रहा है कि यह क्षेत्र 32 डिग्री 11 उत्तर से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व और 76 डिग्री 53 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है, और इसके अधिकतर भाग जो है समुद्र तल से 1500 से लेकर जो 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच स्थित है। गद्दियों की आवास भूमि कराया जाने वाला यह क्षेत्र चारों दिशाओं में ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है उनसे घिरा हुआ है। ये इसके उत्तर में पीर पंजाल, दक्षिण में धौलाधार पर्वत श्रेणियां हैं और पूर्व में धौलाधार श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। इस क्षेत्र में रावी और इसके सहायक नदियाँ बुडील और टुंडेन बहती है, और वहाँ पर जो है ये गहरे महाखंडों का जो निर्माण करती है। ये नदियाँ इस पहाड़ी प्रदेश को 4 भूखंडों में जो है वो बांटती है। पहला है होली, दूसरा खंडी, कुंगती और दुहाड़, जो 4 भागों में इसको बांट देती है। यहाँ के जो गद्दी जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं ऋतु प्रवास। क्यों करते हैं इसके पीछे कारण बताता है कि सर्द ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी और बर्फ़ पड़ती है तथा जनवरी में यह औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो बच्चों, जहाँ पर ये कहता है जो अधिक जो बर्फ़ गिरती है या इतना ठंडा जो मौसम है, उस मौसम की वजह से ही जो ना ऐसा होता है, क्योंकि इस मौसम के अंदर जो ना वो चरगाह नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने पशुओं को जो है जो भेड़ बकरियाँ हैं उनको नीचे के स्थान पर ले आते हैं, और जब मौसम जुलाई का महीना जब आ जाता है तब ये फिर से अपने स्थानों पर चले जाते हैं। इसीलिए जो ना ये ऋतु प्रवास करते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन बहुत कम है, पर्यावरण भंगुर है
क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी चेंज हो जाता है। इन कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है, क्योंकि इतने अधिक जो भौगोलिक कंडीशन जो है वो काफ़ी यहाँ पर क्रिटिकल है, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या जो है वो 32,246 थी, अर्थात 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो रह रहे थे। यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रहा है। तो इसका कारण यही है कि ये क्षेत्र जो है वो दूसरे क्षेत्रों से बिल्कुल कटा हुआ है और यहाँ के जो स्ट्रक्चर है जो वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का है और इस भाग के अंदर जो ना कोई भी आधारभूत आवश्यकता वाले जो संसाधन यहाँ पर नहीं है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों की अनुसूचित जनजातियों में जो है उसको शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर को अंतर को कम करना था। बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये परियोजना चलाई गई है, उस परियोजनाओं के तहत जो गद्दी जनजाति के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को जो है क्या करना था, सुधार उसमें लेकर आना था। और इसका मेन क्या रीज़न था कि जो विकास का स्तर है उनके बीच में कम करना, क्योंकि हिमाचल का बाकी क्षेत्र है वो विकास कर रहा था, लेकिन ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु समस्या क्या आ गई कि यहाँ पर जो होली और खंडी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना के विकास में सबसे अधिक लाभान्वित हुए। तुहांग और कुंगती क्षेत्र के दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर है। यानी कि इस भाग के लिए जो परियोजना चलाई गई है उसके अंदर जो रावी नदी के पास कुछ क्षेत्र है वहाँ के जो गांव हैं वो तो हो गए विकसित, वहाँ उसका बेनिफिट मिला, लेकिन दुहांग और कुंगती क्षेत्रों के अंदर दूर दराज के क्षेत्र है उनके अंदर जो है इसका इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कुंगती क्षेत्र है ये इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, जबकि जो रावी नदी के पास कुछ क्षेत्र है वो इसका बेनिफिट ज़्यादा इसको मिला, लेकिन जो तुहांग और जो कुंगती जो क्षेत्र है वो उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से हुए सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेज़ी से वृद्धि हुई, लिंग अनुपात में सुधार हुआ, बाल विवाह में कमी हुई। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर जो है 1971 में 1.88% से बढ़कर 2001 में 42.83% हो गई। तो देखो बच्चों कितना जो है यहाँ पर जो है उन्होंने तरक्की की है। स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण पर आधारित थी, यानी कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण की जो पद्धति थी उनके ऊपर आधारित थी, जिसमें खदानों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी
जो फसल है उनकी खेती में जो है वो बढ़ोतरी की गई। परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तकनीकी की सहायता से की जा रही थी, जिससे क्या होता है कि उत्पादन जो है वो अधिक नहीं हो पाता। और अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या सर्द ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि इस क्षेत्र का विकास तो हुआ, लेकिन इसके भी जो तुंगती और दुहांग जो क्षेत्र थे वो अब भी जो है उससे विकास परियोजनाओं से जो है वो वंचित रह गए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये केस स्टडी हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।